दोस्तों इस पार्ट में आपका स्वागत है। ये पार्ट नंबर 8 है जिसमें मैंने आपको बताया था, पार्ट नंबर 7 में मैंने बताया था कि मैं आपको 2 क्वेश्चन और कराने वाला हूं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये रहा आपका और एक क्वेश्चन और होने वाला है। देन हम अपने थ्योरी पोर्शन की और जो ग्राफ पोर्शन है उसकी ओर बढ़ेंगे और चैप्टर को फटाफट से खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी ये बता चुका था कि ये जो पूर्ति वाला जो चैप्टर है बेटा, इसमें पूर्ति की सप्लाई यानी जो हमारा एक तो पूर्ति हो गया, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, पूर्ति और पूर्ति की लोच, ये 2 चैप्टर मिक्स हो रखे हैं। ठीक है, साथ में न्यूमेरिकल भी है तो थोड़ा ज्यादा पार्ट तो बनेंगे। ठीक है, तो कोशिश रहेगी 10 या 11 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11 पार्ट्स के अंदर अंदर हम इसको खत्म कर देंगे जहां तक है। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की और काफी आसान तरीके से इसको हैंडल करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, अब देखो इसमें लिखा है वस्तु एक्स की पूर्ति की कीमत लोच जो है वो वस्तु y की पूर्ति की कीमत लोच की आधी है। यानी जो वस्तु x है उसकी जो लोच है वो वस्तु y की लोच की आधी है ना। यानी ये बोल रहा है कि वस्तु x की पूर्ति की कीमत लोच लिखो या पूर्ति की लोच लिखो, एक ही बात है यहां पे। ठीक है ना, तो वस्तु x की पूर्ति की लोच जो है वो वस्तु y की पूर्ति की लोच की क्या है, आधी है। ये बात समझ में आती है कि वस्तु x की पूर्ति की लोच आधी है वस्तु y की पूर्ति की लोच। क्लियर है। इसका अगर मैं फॉर्मूला बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा, वस्तु x की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में वस्तु x की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। क्लियर है यहां तक। एच इसका भी करेंगे, हाफ रहने देंगे, वस्तु y की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में वस्तु y की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। थोड़ा बहुत प्लस माइनस की अगर मैंने कहीं गलती कर दी है तो प्लीज खुद ही सुधार लेना, प्लस माइनस तो कर सकते हो सही। ठीक है ना, बाकी मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए वैसे प्लस माइनस गलती मेरी, बट अगर है कहीं पे तो खुद देख लेना बेटा। तो फॉर्मूला क्या है कि इसने क्वेश्चन में बोला है कि वस्तु x की जो पूर्ति की कीमत लोच है वो आधी है किसकी, वस्तु y की पूर्ति की कीमत लोच। क्लियर है, मैंने वही चीज लिखी आपके सामने और फिर मैंने फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला वही है, बस वस्तु x x लगा दिया, y y लगा दिया। क्लियर हो गया। अब इसने बोला y की कीमत में 10% की वृद्धि। देखिए जो जो दिए फिगर पहले वो लिख लेता हूं। तो कीमत यहां पे दे रखी है, कितना दे रखा है, 10% की वृद्धि। वृद्धि तो प्लस में रहेगा फिगर से उसकी पूर्ति 400 से 520 हो जाती है। अब ध्यान से देखो, y की जो पूर्ति है वो 400 से 520 हो जाती है। तो मैं यहां पे क्या निकाल सकता हूं, वस्तु y की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन निकाला जा सकता है इससे। क्यों, फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू में 100। Q1 कितना है, 520 हो गई ना, तो 520 पहले कितनी थी, 400 डिवाइड बाय 400 इंटू में 100 कितना आएगा ये हमारा, 120 बटे पे 4, 4 × 12, 30%। तो यहाँ पे 30% आ गया बेटा। अब तक हमने जितना पढ़ा था अब वहां सारा एक साथ अप्लाई हो रहा है। तो ये वस्तु y की पूर्ति में प्रतिशत परिवर्तन मैंने निकाल दिया, 30% आ गया। ठीक है, इतना तो सॉल्व हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है इसने यहाँ पे कि वस्तु x की पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन निकालो। तो ये वाला निकालना मुझे, वस्तु x की पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, ये मुझे निकालना है, अपॉन में वस्तु x की कीमत में, कीमत तो उसकी लिखा हुआ जब उसकी कीमत 10 से 8 रुपए हो गई। तो जब दोनों कीमत दे रही तो ये भी निकल सकता है, वस्तु x की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ये कीमत में निकल जाएगा इसका आराम से। कैसे, P1 माइनस P अपॉन में P इंटू में 100। तो 10 से 8 पे हो गया ना, तो 8 हमारा नया वाला है माइनस 10 अपॉन में 10 इंटू में 100, 2 बटे में 10 इंटू में 100
माइनस का 2 आएगा ना, तो माइनस का 20% आ रहा है। बात को समझना। तो y वस्तु कीमत में प्रतिशत परिवर्तन ऑलरेडी गिवन था, बट उसकी मात्रा दोनों थी, तो उससे मैंने क्या निकाल दिया, उसकी मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन भी निकाल दिया। ऐसी x की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन निकालना है, मगर साथ में क्या दे रखा है, कीमत गिरकर जो कीमत दे रखे दोनों p और p1 दोनों दे रखे x का, तो मैंने उससे क्या निकाल दिया, वस्तु x की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकाल दिया। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये ऐसे रहेगा, वस्तु x की पूर्ति की मात्रा में, x की पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बराबर कितना आएगा 1/2 ऐसे रहेगा। ये तो कट ही गया पूरा, यहाँ पे एक तो 3 बचा हुआ खाली, और ये 20 देखो परसेंट से परसेंट कट गया, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 3 बचा हुआ, और ये माइनस का 20% भी वहां चला गया, तो ये आ गया माइनस का 30%। बेटा क्या आ रहा है, माइनस का 30% आ रहा है मेरा आंसर। एक बार चेक कर लेता हूँ, हाँ यही आ रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे माइनस में क्यों आ रहा है बेटा देखना, उसकी जो कीमत था, कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है वो भी क्या है, कम हो रहा है। कीमत कम हो रही है ना, तो प्रतिशत परिवर्तन भी माइनस में जा रहा है, तो ये माइनस होगा तो ये भी माइनस होगा, धनात्मक रिलेशन होता है। ठीक है ना, जब ये कम है तो ये भी कम होगा, वो ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, है ना। चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके फटाफट से नोट डाउन करो बच्चा से। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है ना, लास्ट क्वेश्चन आपका। x और y वस्तुओं की पूर्ति की कीमत लोच क्या बराबर है। इसका मतलब वस्तु x की पूर्ति की कीमत लोच बोलो या पूर्ति की लोच। ठीक है, आप पूर्ति की कीमत लोच लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है ना, तो पूर्ति की कीमत लोच बराबर है वस्तु y की पूर्ति की कीमत लोच। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। फॉर्मूला लिख लेते हैं, इसमें क्या होगा, वही वस्तु x की पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में वस्तु x की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। क्लियर? यानी अभी तक मैं जितना पढ़ा ना, सब इन्हीं क्वेश्चन में एक साथ लग रहा है, दो दो गुट्स एक साथ हो गए ना, क्योंकि ठीक है। ऐसे यहाँ पे वस्तु y की पूर्ति की मात्रा में, या पूर्ति में लिख लो, मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में वस्तु y की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। क्लियर यहां तक? अब जो जो फिगर दिया वो लिखने की कोशिश करते हैं। देखो बराबर है, इसलिए मैंने यहां पे ऐसे लिया है। ठीक है, x की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर, यानी यहां पे प्लस का 20% है कि वृद्धि हो रही है, तो उसकी पूर्ति 400 से 500 इकाई हो गई है। तो यहां पे हम निकाल सकते हैं कि वस्तु x की पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन बराबर, कैसे फॉर्मूला क्या होता है, Q1 माइनस Q अपॉन में Q इंटू 100, है ना। तो कैसे निकलेगा Q1 माइनस Q, तो Q1 क्या होगा मेरा 500 माइनस 400 डिवाइड बाई 400 इंटू में 100। जिसको ऐसे में दिक्कत हो रही है वो ऐसे पहले P बना सकता है और Q बना सकता है। कितना है 400 से, सॉरी Q जो है 400 से 500 हो गया है, और कीमत में क्या 20% की वृद्धि है, 20% प्लस में है। ठीक है, तो वही 500 में से 400 घटाया अपन में 400 इंटू 100। ठीक है ना, यह आ गया आपका 100/400 इंटू में 100, यह आ गया आपका 25% आ रहा है बेटा। ये कितना आ रहा है 25%, यहां मैंने लिख दिया। तो यहां तक तो सॉल्व हो गया सारा। अब यहां पे हमें क्या दे रखा है, यदि y की कीमत 8% से घटती है तो माइनस में आएगा 8%, कि कम हो रहा है तो माइनस रहता है। तो उसकी पूर्ति में होने वाले प्रतिशत कमी का बताओ। तो वस्तु y की पूर्ति
की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसको तो ये नहीं देता, इसको भेज देता हूं, ठीक है ना। तो एक तरह से मैं बोलूं तो मैं ये हमारा निकल के आ जाएगा, वस्तु y की पूर्ति की मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कैसे निकलेगा, ये वहां जाएगा उनके साथ, तो 25% डिवाइड बाय 20% इंटू में माइनस का 8%, है ना। परसेंट से परसेंट गया, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, और 4 दूनी 8, तो 5 दूनी कितना हो गया 10, माइनस का माइनस, परसेंट का परसेंट। तो हम बोलेंगे पूर्ति में, वस्तु y की पूर्ति में होने वाली प्रतिशत कमी कितनी है, 10% की है। क्लियर हो गया ना। देखो आपका राइटिंग तो समझ में आ ही रही होगी, जहां तक थोड़ा बहुत तो सही है मेरी, है ना। तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके 2 क्वेश्चन मैंने ये भी करा दिए हैं, ठीक है ना। फटाफट से नोट डाउन करो जरा। अब देखिए आगे बच्चे, इसमें क्या लिखा हुआ है, पूर्ति की लोच की श्रेणियां, यानी पूर्ति की जो लोच है उसकी श्रेणियां या कोटियां क्या होती है बेटा, डिग्रीज। डिग्रीज क्या क्या होता है, तो यहाँ पे भी हमें मान की तरह 5 पढ़ने, यहाँ पे भी पहला पूर्णतया लोचदार, जब ES इक्वल टू, ये लोचदार इंफिनिटी का साइन बनाते हैं ना, वो ये वाला है, ठीक है ना। उसके अलावा पूर्णतया विलोचदार ES इक्वल टू 0, ठीक है ना। इकाई के बराबर पूर्ति की लोच ES बराबर 1 हो जाएगा, ES मतलब इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है ना। इकाई से अधिक पूर्ति की लोच ES ग्रेटर देन 1, इकाई से कम पूर्ति की लोच ES लेस देन 1। तो हमें ये पांचों पढ़ने फटाफट से। इसने बोला सबसे पहले बात करते हैं पूर्णतया लोचदार, यानी ES जब इंफिनिटी यानी अपरिभाषित बोलते हैं ना, इंफिनिटी का साइन बनता है, तो क्या है, नॉट डिफाइंड, इसको नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं ना। तो इंफिनिटी के बराबर होता है, वो कब होता है बेटा समझना है। तो पूर्णतया लोचदार कब होगा आपका, परफेक्टली इलास्टिक, क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बोलते हैं। तो जब किसी वस्तु की, क्या बोला उसने, जब किसी वस्तु की कीमत में सूक्ष्म सा, सूक्ष्म बोलो या मामूली बोलो, मामूली सा परिवर्तन, जो कि परिवर्तन आपको दिखेगा भी नहीं, है ना, ऐसा लगेगा कीमत स्थिर है, एक तरह से कीमत में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा लगेगा आपको, ठीक है ना। बट यहाँ पे देखा जाता है बिल्कुल सूक्ष्म सा मामूली सा परिवर्तन उसकी पूर्ति में अनंत परिवर्तन, ठीक है, ला जाता है, ठीक है ना। तो उसने बोला जब किसी वस्तु की कीमत में सूक्ष्म सा परिवर्तन होने पर उसकी पूर्ति में अनंत परिवर्तन आ जाता है, यानी पूर्ति या तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी या तो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, घट जाएगी, तो उसको बोलते हैं पूर्णतया लोचदार पूर्ति की लोच, ठीक है ना। बहुत बच्चों के दिमाग में बेटा ये रहता है, लोच का मतलब बच्चे समझते हैं सिर्फ बढ़ना, ऐसा नहीं है, लोच का मतलब घटना भी हो सकता है। तो अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ही ज्यादा घट रही है अनंत फॉर्म में, ठीक है, तो जिसका कोई सिरा ही नहीं है, कोई एंड ही ना हो, बहुत ज्यादा घट गई या तो बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो उसको हम बोलते हैं पूर्णतया लोचदार। क्या बोलते हैं, पूर्णतया लोचदार कहते हैं। जैसे इलास्टिक होता है ना, इलास्टिक, तो इलास्टिक को खींचोगे तो खिंच जाता है, छोड़ो तो छोटा हो जाता है। तो चाहे बढ़े चाहे घटे, बढ़ना घटना ही लोच की निशानी है बेटा, वही लोच, लोच मतलब लचीला टाइप का वही होता है, ठीक है ना। तो जिसके दिमाग में ये बैठा हुआ कि सिर्फ बढ़ना ही इलास्टिसिटी होती है, ऐसा नहीं है बेटा, घटना भी इलास्टिसिटी ही होती है। क्लियर हो गया ना। तो हमने क्या बोला, जब किसी वस्तु की कीमत में सूक्ष्म सा मामूली सा परिवर्तन होने पर उसकी पूर्ति अनंत हो जाती है, उसकी पूर्ति में अनंत परिवर्तन आ जाता है, तो उसे पूर्णतया लोचदार पूर्ति की लोच कहते हैं। यहां तक समझ में आ गया, फटाफट से नोट डाउन करो, ये भी मैं से मिटा रहा हूं क्योंकि अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे बच्चे, ग्राफ बनाएंगे इसका फटाफट से। देखो कैसे ग्राफ बनेगा इसका, आप स्केल का यूज करोगे, मैं बोला हुआ आपको बार बार, यहाँ पे x आता है, ये y हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे कीमत आ जाएगा यानी p, यहाँ पे मात्रा आ जाएगी यानी यूनिट्स यानी q, क्वांटिटी। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल बेटा सीधा इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। ये आपका P था, ठीक है ना। यहाँ पे ES जो है ये सप्लाई कर रहा है आपका, यहाँ पे ES जो है वो आपका इंफिनिटी हो जाता है। क्लियर हो गया। यहाँ पे इस तरह से दिखा सकते हो, सपोज करो पहले Q आपकी यहाँ थी, Q या तो बढ़ जाएगी डॉट 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 Q1 हो गया, या तो क्या हो जाएगा पीछे की तरफ आ जाएगी Q2 हो जाएगा, है ना। डॉट डॉट वाला मेरे नए वाले हैं, पुराना वाला मैंने डायरेक्ट बनाया है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, एक्स अक्ष के पैरेलल होता है बेटा, क्या समानांतर, एक्स अक्ष के क्या होता है, समानांतर होता है, पैरेलल होता है, ठीक है ना। फटाफट से नोट डाउन करो, देखो बहुत आसान सा था ये, फटाफट से नोट डाउन करो जरा से।
अब आगे देखिए फटाफट से, पूर्णतया बेरोजगार यानी जब ES बराबर 0 होता है वो कौन सी सिचुएशन होती है? तो उसने बोला जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर, यानी कीमत में तो परिवर्तन हो रहा है मगर उस वस्तु की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उस वस्तु की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता तो उसे पूर्णतया बेरोजगार पूर्ति क्लोज कहते हैं। क्लियर? इसमें कैसे बनेगा? देखो यहाँ पे मैंने कीमत यानी P, मात्रा यानी Q लिया, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, 0 हो गया यहाँ पे। इसमें बेटा इस तरह का बनता है कर्व, बिल्कुल सीधा जाएगा, एकदम सीधा। ठीक है, मान लो ये Q है, ये आपका सप्लाई कर्व हो गया, बिल्कुल सीधा बनाना बच्चे। ठीक है, आप स्केल का यूज करो, इसीलिए कह रहा हूँ। मान लो पहले प्राइस इतना था, ये क्वांटिटी इतनी थी, अब प्राइस में बढ़ा के देख लेता हूं P1, तो भी ये इतनी ही रहेगी। ठीक है ना, और P2 करके देख लेता हूं, कम करके देख लेता हूं, तब भी सप्लाई वहीं के वहीं, यानी क्वांटिटी जो मात्रा है वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है ना, इसका मतलब होता है परफेक्टली बेटा ढीट है एक तरीके से, यानी कीमत को कितना भी बढ़ा लो चाहे कितना कम कर लो, सप्लाई जो है यानी जो आपकी जो पूर्ति की मात्रा है वो सेम ही रहेगी, वो बढ़ेगी घटेगी बिल्कुल भी नहीं। और इसीलिए हम यहाँ पे बोलते हैं ES इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे कोई भी आपको चेंज देखने को नहीं मिल रहा है। नंबर 2, ये जो होता है वाई अक्ष के समानांतर होता है बेटा। किसके? वाई अक्ष के क्या होता है? समानांतर। क्लियर हो गया ना? वो वाला एक्स एक्स था क्योंकि वो इस तरह का था, उसमें तो इस तरह से, उसमें एक तरह से कीमत स्थिर थी, है ना, मतलब सूक्ष्म सा परिवर्तन दिखता नहीं है, तो कीमत स्थिर होगी, एक समान होगी कीमत, तो इस तरह का कर्व बनना था। यहाँ पे क्या मात्रा स्थिर है, कीमत में जो मर्जी परिवर्तन कर लो। तो 2 समझ में आ गए। चलो अब मिलते हैं पार्ट नंबर जो भी आपका आएगा, 9वां पार्ट आएगा। तब तक धन्यवाद दोस्तों कि मैं थक चुका हूँ थोड़ा सा। ठीक है ना, तो उससे मेरी बस की नहीं हो रही है बनाना। ठीक है ना, तो उस पार्ट को यहीं पर खत्म करते हैं, अगले पार्ट में मिलेंगे। मैंने बोल दिया मैक्सिमम टू मैक्सिमम 11, मैंने 11वां तक बोला है क्योंकि इसमें मिक्स हो रखा है। मैंने बताया था सप्लाई वाला चैप्टर, उसके जो लोच वाला चैप्टर भी इसी में जुड़ा हुआ है और फिर न्यूमेरिकल भी है, तो थोड़ा ज़्यादा तो बनना ही था। ठीक है, अब वैसे भी हमने जो वीडियोस बनाई है सारी छोटी छोटी वीडियोस बनाई है, तो कोशिश रहेगी 11, मैंने बोल दिया 11 तक मैं इसे फिनिश कर दूंगा, चाहे 11वीं बड़ी वीडियो बनानी पड़े, बट मैं खत्म करूंगा उसे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।